Hello, dear students. So one more time, welcome back. Myself Amuj Raj, and once again we are back in our channel Air Foundation. तो आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा था कि कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो वो समय आज आ गया। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एज आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मिथ है कि कार्बन कंपाउंड काफी बड़ा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, या फिर ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि आप गलतफहमी में जी रहे हैं और कार्बन कंपाउंड अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा सार है ना। जैसे कि पूरा केमिस्ट्री को दो पार्ट में जब आप डिवाइड करते हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो वहीं पर आपको बस 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक छोटी सी चीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ना है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि भैया 10th का ये छोटा चैप्टर हमारे लिए कितना यूजफुल था और कितना इजी था, है ना। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये चैप्टर काफी वास्ट है। हाँ, अगर आपको वास्ट लगता है तो इसलिए हम लोग इस पूरे चैप्टर को वन शॉट नहीं मारेंगे। मैं थंबनेल में बना चुका हूँ वन शॉट, बट हम थंबनेल के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे वन शॉट में लेक्चर नहीं देखेंगे ताकि आप बोर हो जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि पूरे चैप्टर को शॉर्ट शॉर्ट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ कार्बन कंपाउंड का, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलो तो। वहां पे जैसे हम लोग का टॉपिक्स आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमर्स, आईयूपीएसी नेमिंग, तो ये सभी टॉपिक्स पे स्पेशल वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। और पूरे डिटेल से समझाऊंगा। आप 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, आप सब देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10th वाले भी देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपके सर के ऊपर बोर्ड है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ज़्यादा ध्यान देना। आप एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताऊँ उसे लिखना एज बेस्ड ऑन योर नीड, बट ज़्यादा फोकस अपने टॉपिक्स को मैं मार्क कर दूंगा, यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी स्टूडेंट यहाँ से लिख सकते हैं जो हायर क्लास के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। जैसे आपको ये पता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है ना। ये सभी टॉपिक्स क्लियर है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। कॉपी पेन तो जरूर निकालिएगा। आप अगर 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो नोट करिएगा। बाकी सभी चीज़ें तो आपके पढ़ी हुई होगी। अगर आप 10th में आप कार्बन कंपाउंड पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिएगा, 1 मिनट वेट करिए। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओ, इसमें तो इंक ही नहीं है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए ब्लैक ही मार्कर का मैं यूज करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप हेडिंग दीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्लियर है। एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज भी था, इसके कारण मैं आपके साथ वीडियो नहीं ला पा रहा था, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने हेडिंग दे दिया। अब आपको क्या पढ़ना है? कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए डिटेल से पढ़ेंगे, आप चिंता मत लीजिए। ये 2-3 मिनट बट आपको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा। देखिए, तो कार्बन जो है वो 14th ग्रुप से आता है ना। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप होते हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं, है ना जी। और आपको ये पता होगा कि 120 एलिमेंट्स हैं, अभी 18 से बढ़ के 2 आ गया है ना। तो 14th ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वही ये मेरा कार्बन है। तो कार्बन कहाँ से आया? ओरिजिनली 14th ग्रुप से आया। 14th ग्रुप से ये आ गया अपना छोटा सा नन्हा सा कार्बन। और आपने आई थिंक पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते थे तो उसका कंपैरिजन कार्बन से करते थे। एम आई राइट?
क्या मैं सही बोल रहा हूं कि जब भी हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में ही किसी का एटॉमिक मास निकाला करते थे, तो आपने सोचा होगा, अगर नहीं सोचा है तो आप सोचो कि ऐसा क्या था भाई कि कार्बन को हम बेस मानते थे और उसका एटॉमिक मास निकालते थे उसके रिस्पेक्ट में, था ना ऐसा कुछ। तो वहां पर भी एक कंसेप्ट आएगा जो इस वीडियो के लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आगे बताऊंगा। आगे चलिए, कार्बन जो है 14 ग्रुप से आता है, और 14 ग्रुप से आया मतलब इसका वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 है मतलब ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड का 2 टाइप्स होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि कुछ टर्म्स थे। एक टर्म था जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म था, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है पूरे केमिस्ट्री के अंदर। आइदर आप आईयूपीएसी नेमिंग को देखिए, आप इसका यूज देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। मिल्क मिलियन स्केल, बहुत सारे स्केल्स होते हैं, पॉलीमर स्केल, वो सभी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन अभी तो हमें वो नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, देखिएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फोन कलीबर ISCPH, है ना, फोन कलीबर ISCPH। आपको याद होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ट्रिक था। यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हाई होते थे इन लोग का, ये सबके कम होते थे। तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन यहाँ पे आता था ISCPH, और आई थिंक जैसे मेरे को याद है कि ये तीनों का इक्वल होता था, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आपको याद होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप सोच रहे होगे ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को कार्बन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, नॉट ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 10th एग्जाम, बल्कि उससे जो ज्यादा के लिए भी यूजफुल है वो मैं दे रहा हूं। तो आपको पता रहनी चाहिए कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर और आयोडीन से मैच करता था। चलो भाई, अभी आपका इसका ज्यादा यूज नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन मैं थोड़ा बताकर आपको यहां से इस टॉपिक को चेंज कर रहा हूं। चलो आप कोवैलेंट बॉन्ड पर आ जाओ। अब देखो, अब आपको 10th के सिलेबस में एक टर्म मिलेगा, वो है वर्सेटाइल नेचर। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। अगर कहीं पे स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर। अब देखिए, अब जब हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है। एक्चुअली वर्सेटाइल नेचर कहना ये चाहता है कि कार्बन के पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण कार्बन यूनिक है। और यूनिक इस रेस्पेक्ट में नहीं है कि कार्बन एक एलिमेंट है, जस्ट कार्बन अपने आप में एक पूरा कंपाउंड का वर्ल्ड है। जैसे मैं ये बोलूं कि आपने पढ़ा है कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और आपने पढ़ा है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन माइंड करिएगा, कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड्स पूरे अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड से भी ज्यादा है, नियर अबाउट 3 बिलियन। मैं बोल रहा हूं ये एवरेज वैल्यू है, नियर अबाउट 3 बिलियन कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन खुद बनाता है, जो कि नियर अबाउट अदर जो एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनते हैं उनसे भी ये ज्यादा है। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में 190 एलिमेंट्स को ले लो और कार्बन को ले लो, तो जितने अदर एलिमेंट्स जो हमारे बनाएंगे कंपाउंड, उससे कई गुना ज्यादा हमारा ये कार्बन अकेले बनाएगा। तो कैसे, ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे हाँ भैया कार्बन ऐसा है तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कुछ फैक्ट होती है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग को, वो क्या मैं दूंगा यहाँ पर। देखो, वर्सेटाइल नेचर हमें ये बतलाता है कि कार्बन के पास दो एबिलिटी होती है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये आप बोलो कि इट टेल्स, और अकॉर्डिंग टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इट टेल्स अस दैट कार्बन फाउंड मल्टीपल बॉन्ड्स नॉट ओनली विथ अदर एलिमेंट्स बट विथ कार्बन इटसेल्फ। मतलब कार्बन कार्बन के साथ भी रिएक्ट करता है, कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब आप मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, तो CH4 मीथेन के बारे में मैंने बताया था कि कैसे
मीथेन से मीथेन बनाते हैं तो वहां पे कार्बन कार्बन आपस में लिंकेज करता है। कार्बन पहली बात तो हाइड्रोजन के साथ आया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में। कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड ले लो तो फिर ऑक्सीजन के साथ आया। तो कहीं पे कार्बन 4 एलिमेंट को ले रहा है, सॉरी 4 एटम को ले रहा है एक एलिमेंट का, और कहीं पर वह एक ही एटम से या 2 एटम से काम चला रहा है। तो कैसे? वो इस वर्सेटाइल नेचर के कारण, यानी इसका मल्टीपल बॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है, वही हमें ये नेचर बतलाना चाहता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है। और 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहां पे जानना है। ये तो आपको पता चल गया, ये इसका 4 वैलेंसी है तो इसको हम टेट्रावैलेंट बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंट। अब यहां पे हमें एक और टर्म मिलेगा, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन, और कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग। अब सेल्फ लिंकिंग क्या है भाई? देखो सेल्फ लिंकिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखो, मान लो हम लोग एक स्ट्रक्चर, अभी आप अगर पढ़ लियो तो बहुत बढ़िया, मान लो हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो देखो कार्बन कार्बन आपस में लिंकेज में आ गया। मान लो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है भाई, तो कार्बन कार्बन आपस में लिंकेज हो गया। तो यही एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलना चाहता है। जैसे आपने पढ़ा कि नॉन पोलर में कुछ कुछ ऐसे होते थे कोवैलेंट जो आपस में करते थे, जैसे क्लोरीन था, हमारा ऑक्सीजन था, ये सब कुछ स्पेसिफिक थे जो बना पाते थे। लेकिन कार्बन जो है ना, ये बहुत ज्यादा बना पाता है ऐसा। और तो और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो है, और वो काफी लॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है, नंबर ऑफ लार्ज बॉन्ड्स बना सकता है, जहां पे एक दो नहीं 50 100 150 200 गिनते चलो, उतने सारे कार्बन के साथ भी कार्बन के पास एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है वो। तो वो कैसे आया वो समझना है हमको। तो वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या आया के कारण आया। और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक टर्म जो आपके क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, एक सिलिकॉन इंपॉर्टेंट एक और एलिमेंट है जिसके पास भी कैटेनेशन होता है, बट ये जो सिलिकॉन बॉन्ड बनाता है ये वीक बॉन्ड होते हैं। अब देखो मैं आपके कंसेप्ट को घुमा के कहाँ लाया हूं। आप सोच रहे हो भैया ये वीक और ये कैसा होता है, तो ये स्ट्रांग होता है, कार्बन का स्ट्रांग होता है। तो आप सोच रहे हो भैया रीजन, क्या रीजन है? तो मेरे भाई आप रीजन जानते हो, कार्बन का जो एटम होता है वो काफी छोटा होता है, स्मॉल होता है। और तो और जब एटम स्मॉल है तो उसका अंदर का एटॉमिक रेडियस भी स्मॉल होगा। एटॉमिक रेडियस स्मॉल है तो उसका न्यूक्लियस तो पूछो मत कितना होगा, माइक्रोस्कोपिक। अब देखो आपको पता है कि कोई भी एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और पूरा जो बॉन्डिंग का खेल है वो किसका है? तो भैया कहाँ गया मेरा इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो भी बॉन्ड बनता है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ध्यान दो, हमारा अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है बॉन्ड बनाने में। कोवैलेंट आयोनिक कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हेल्पफुल होता है, रोल में आता है। अब ध्यान दो, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो टेट्रावैलेंट है, तो ये तो ना ही किसी को 4 दे सकता है ना ही 4 किसी से ले सकता है। बट अगर ये बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड 2 कार्बन, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये आपको समझना, एटॉमिक रेडियस आपको डिटेल में पढ़नी है आगे। जैसे मान लो ये कार्बन का ये एक एटम है और एक एटम है, तो जब ये दोनों का एटम के बीच का स्पेस देखो काफी कम है, काफी कम है, माइन्यूट है। तो जब माइन्यूट रहेगा तो फोर्स कैसा लगेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्स छोड़ो, फोर्स है आपको पढ़ना, बी कमांडर वाला फोर्स पढ़ना है और डिप्लो डिप्लो फोर्स दोनों पढ़नी है आपको। लेकिन ध्यान दो कि अगर मान लो 2 कार्बन का एटम है, एक ये कार्बन और एक कार्बन, अब ये दोनों का एटॉमिक रेडियस काफी कम है, यानी साइज कम है ऐसे समझो, तो काफी छोटे छोटे बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स। देखो ये 2 छोटे छोटे कार्बन बॉल्स हैं। अब ये दोनों कार्बन बॉल्स जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच का गैप माइन्यूट होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पे 2 फोर्स लगता है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर का है इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, और ये अंदर वाले इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाती है रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा, और ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना ये अंदर के प्रोटॉन को खींचता भी है। 2 तरह से अट्रैक्शन लग रहा है, देखो एक तो अंदर वाला इसका इसके बाहर को खींच रहा है,
अब इसका बाहर इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे दो अट्रैक्टिव और दो रिपल्सिव, तो जो नेट रिजल्टेंट होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाता है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन क्योंकि दोनों का एटॉमिक रेडियस काफी कम है। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि कार्बन का बॉन्ड मल्टीपल बॉन्डिंग सेल्फ लिंकेज तो करता ही करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, एक मिनट वेट करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलो। आई थिंक इतना तो क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो भाई कमेंट करो फटाफट से, और जो भी डाउट आ रहा है पूछते चलो, कि अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है ना, वीडियो में बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे जैसे आगे चलेंगे बहुत कुछ सीखते चलेंगे। एक मिनट जस्ट वेट करो, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, ऑल राइट। ऑडियो कैसा आ रहा है, विजिबिलिटी कैसा है बताओ। चलो आगे, बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। आपने ये देखा होगा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ऐसे 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 करके कुछ स्पाइरल शेप बना के। एक्चुअली होता क्या है, देखो अभी मैं समझा दूंगा बहुत बढ़िया से। आपने पढ़ा है कि, ये आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ ये है क्या। तो इसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके, हम लोग इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा कि कार्बन टेट्रावैलेंट, तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का नीड होता है। मान लो हमारे पास एक कार्बन, ऐसे कार्बन मिल गया, ठीक है, ये इकलौता आइटम है कार्बन का। अब इसको क्या करना है, अपना टेट्रावैलेंट कंप्लीट करना है। तो अब ये क्या करेगा, अपने ऐसे चारों ओर एक 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 ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन को रखा है। ठीक है भाई, अब मान लो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, पर वो कैसा करेगा, शेयर करके अपने साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो भाई हम तुमको एक एटम, एक एलिमेंट देते हैं जिसका नाम है, मान लो हमको एलिमेंट दे रहे हैं, आप बोलो क्या दें, आप बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई एलिमेंट मिल रहा है क्या? छोड़ो, हमको याद आ रहा है एक हाइड्रोजन आ रहा है। अरे ऑक्सीजन भी तो था, ले लो ऑक्सीजन, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ। अब देखो चूंकि ये कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो एक सिंगल हाइड्रोजन का एटम इसके साथ कभी भी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, और अगर बॉन्ड करेगा भी तो स्टेबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, इसके पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, कहेगा भैया मैं थोड़ा अपने आप को पावरफुल बना लेता हूँ, 4 के मल्टीपल में आ जाता हूँ, तो ठीक है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मैं आपके साथ बॉन्ड बनाऊंगा, आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, और हम दोनों साथ साथ जिएंगे। तो अब ये क्या करेगा, डिशुम 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 डिशुम। अब यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पर H। अब आपको क्या करना है, आपने पढ़ा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ऐसे ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन तो ये बन गया CH4 फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मेरे को आपको टेट्रावैलेंट समझानी थी। अब देखो ये ऊपर वाला डायग्राम, ये सिंपल मैं समझा रहा हूँ, फिर ऊपर डिटेल में समझाऊंगा। अब मान लो, अब आपको जब आप बॉन्ड लाइन नोटेशन को देखोगे तो कहीं पर ना ही कार्बन का मेंशन है और ना ही कोई और हाइड्रोजन या कुछ और मेंशन है। तो याद रखो, मैं भी बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा आपको एक बार नहीं बहुत बार देखने को मिलेगा। जब भी टफ क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही लाइन दिया हो रहेगा। तो आप सोच रहे भैया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ गया, या मान लो इसको नेमिंग करने आ गया, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो, जहां पर भी आपको टर्म दिखे, कर्व दिखे, वहां पे अपने मन से कार्बन डाल दो। एक यहाँ पे है, 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 एक यहाँ पे। अब अभी आप इतना ही देख रहे हो, जब आप फ्यूरान देखोगे, हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे, तो देखोगे भैया ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे रहेंगे, कहीं पर कहीं पे ऐसे करके ऐसे छोड़ा हुआ रहेगा, कहीं पर तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर से ऐसा ऐसा, फिर ऊपर से ऐसा ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है, जहां पर भी कर्व दिखे, और ऐसा नहीं है कि 2-3 कर्व आ गया तो आप यहाँ पे 2-3-4 कार्बन दे दोगे, नहीं, एक ही कार्बन देना है वहां पे।
बस आपको ध्यान रखना है कि और कार्बन के साथ भी उसका कैसा बॉन्डिंग है, वो सिंगल बॉन्डिंग हो सकता है, डबल बॉन्डिंग हो सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना देखो कि एक लाइन है कि दो लाइन, सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कार्बन यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप सोच रहे हो भैया ऐसे सिर्फ है तो क्या ये स्ट्रक्चर फुलफिल है? बिल्कुल फुलफिल है मेरे भाई। मैंने बोला ना कि ऐसे देके छोड़ा हुआ है तो आप ये मत समझना कि ये कंपाउंड नहीं है, गलत कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे बनाएगा सर, कार्बन का तो डेटा वैलेंसी फुलफिल ही नहीं हो रहा है। गलत सोच रहे हो आप। देखो आप कैसे आपको करना है। अब देखो ये वाला कार्बन को लो, साइड से चलो, बहुत ईजी होगा। ये कार्बन को लो, तो ये कार्बन को जब लोगे आप तो आप देखोगे एक इसका इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल है, यहाँ पे मानते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक यहाँ पे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो क्या करोगे आप, ऐसे 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 करके ऐसे एच 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 लिख दोगे अपने मन से, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो इसका 2 फुलफिल है, तो आप क्या करोगे ऐसे, और एक इधर देना है तो इधर दे दो एच। सिमिलरली इसका कितना है तो 1 2, इसका भी 2 है ना 2। ठीक है, तो 2 है फुलफिल और 2 हमको चाहिए, तो एक ये। अब इसका अगर देखोगे तो भैया 1 2, इसका भी 2, तो ऐसे ऐसे 2 दे दो। सिमिलरली आप यहाँ पे CH2 लिखो, यहाँ पे CH2 लिखो, यहाँ पे CH2 लिखो, लास्ट में फिर CH3 लिख देना। तो मैं आपको बतलाना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि कई बार आपको सिर्फ ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में मिल जाएगा कोई भी कार्बन का कंपाउंड, तो ये मत सोचना कि ये कंपाउंड पूरा तरह से फॉर्म नहीं हुआ है, ये गलत कंपाउंड है। ठीक है, आप देखना कि कहीं पर भी आपको ये हिडन फॉर्म में रहता है, ऐसे आपको हाइड्रोजन कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहेगा। अब आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, ऑक्टेट रूल अप्लाई करना है, और जहां कहीं भी आपको हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन लिख देना है, क्योंकि ये नॉर्मल केस 90% केस में यही होता है। ठीक है, कार्बन भी नहीं था ना स्टार्टिंग में, कार्बन भी नहीं था तो कार्बन हम लोगों ने कैसे दिया था, कर्व के अकॉर्डिंग, जहां पर बेंडिंग था कर्व था वहां पे कार्बन हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब चलो ऐसे बीच बीच में टर्म्स में लाऊंगा, आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल है आगे के लिए। अब चलो आगे देखते हैं। अगला टर्म आ रहा है ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन क्या भाई, ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन, एक मिनट जस्ट वेट करो। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ इशू है, इसके कारण मैं आपको वीडियो थोड़ा स्लो स्लो मोड में बताऊंगा। ठीक है, देखो ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन, आगे चलो। तो ऑक्यूरेंस आपने पढ़ा था पिछले वाले सेशन में, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है क्या? मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे डबल आर होगा ना और ये ई हो जाए। ठीक है, सॉरी, तो कई बार ऐसे हो जाता है। आगे देखो, तो ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन, इससे पहले वाले वीडियो में या मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपने देखा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कैसे हमें मिलते हैं, तो कार्बन हमें कैसे मिलता है। अब सोचो आप जल्दी से, 2 मिनट का टाइम मैं देता हूँ, 2 मिनट तो बहुत हो जाएगा, 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सोच लिया ना आपने? बोलो। देखो आसपास कार्बन ही कार्बन है, ये पूरा दुनिया कार्बन से भरा पड़ा है। मेरे अंदर कार्बन, आपके अंदर कार्बन, इस माइक के अंदर कार्बन, इस एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन, तो मिनरल के अंदर कार्बन, सभी जगह कार्बन भरे पड़े हैं। तो कार्बन या तो अकेले मिल सकता है या फिर अपने दोस्त के साथ उसके घर पे रह सकता है। मतलब कि ये या तो कार्बन अपने नेचुरल स्टेट में, नेटिव स्टेट में हो सकता है, नहीं तो कंपाउंड कंपाउंड के फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो तो ऐसे देखो, आपको पता है कि कार्बन नेटिव स्टेट में रहेगा तो कोल रहेगा, कार्बन इज इक्वल टू कोल, आप लिख दो, इसका कोई आपको डॉट होना नहीं चाहिए, तो ये कोल का 95% हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा सिर्फ कार्बन होता है। तो कार्बन या तो ठीक है, आगे चलो।
तो कार्बन या तो हमारा फ्री स्टेट में या नेगेटिव स्टेट में हो सकता है, या फिर ये कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है ना, कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है। तो नेगेटिव स्टेट का आप एग्जांपल दे सकते हो। हमें 3 पढ़ना है, 10th के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, है तो बहुत, 10th में 3 ही पढ़ना है, हमें आगे भी 3 ही रहेगा। ये आगे जाके टॉपिक ये नहीं रहता है, मेन टॉपिक आपको मिलेगा कंपाउंड वाला, आगे जाके आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, ये कंपाउंड को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। तो नेटिव वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे देखो, तो नेटिव वाला में आपको पढ़ना है क्या, क्या पढ़ना है ये आपको, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पढ़ना है आपको, फिर डायमंड, डायमंड। अब मेरा फेवरेट ये है बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, फ्लोरेंस। अब देखो मैं इसके याद कैसे करता था, मैं इसे याद करता था बकलोल मंत्री का दिखावा, बी फॉर बक, एम फॉर मिनिस्टर और एच फॉर फ्लोरेंस। तो बकलोल मंत्री का दिखावा हो गया ना याद। चलो, तो ये 3 हमें नेगेटिव स्टेट वाले कार्बन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड हमारा नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कंपाउंड ही एक्चुअली हमें पढ़ना होता है कार्बन के लिए, तो ये पूरा तो कार्बन के कंपाउंड ही के ऊपर बेस्ड है चैप्टर। तो नेगेटिव स्टेट में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो मैं बताऊंगा आपको लिखना है। और अभी तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कंपाउंड के बारे में, तो मैं इसे रेज करने वाला हूँ, ठीक है। नेगेटिव स्टेट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक 25 मिनट्स का आई थिंक हो चुका है, और मेरा वीडियो का लेंथ आप जानते हो नियर अबाउट 45-50 के बीच में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलो, ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट देखा है, कहाँ देखा है जल्दी बताओ भैया, पेंसिल में देखा है ना। तो पेंसिल के जो कोर होता है, लीड होता है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और बताओ भैया, याद आ गया, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो इलेक्ट्रोड था ग्रेफाइट का था, है ना, ठीक है। और सोचो भैया, ड्राई सेल बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड था वो भी ग्रेफाइट का था। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आपने देखा कि ग्रेफाइट का 3 मोस्टली, अरे और भी हैं, लेकिन अभी मेरे को याद 3 है, आपको भी याद 3 ही होगा। तो ऐसे 3 स्टेट में हम ग्रेफाइट को देखते हैं। डायमंड, इसका क्या कहना, इसके लिए तो पूरा दुनिया मर रहा है मेरे भाई, लेकिन पूरी दुनिया को ये गलतफहमी है। चलो एक चीज अभी मैं बताऊं या बाद में बताऊंगा, एक चीज मैंने मिस कर दिया, मैं बता सकता हूँ, छोड़ो, डायमंड के या बकमिस्टर फ्लोरेंस के बाद बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है, मैं बोल देता हूँ। उससे बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, अब लिख लो, उससे एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो अगला टॉपिक, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे, वो आप जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भले ये देख लो। तो डायमंड, पूरा दुनिया में तो डायमंड का डंका है, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लालची हो आप, छी छी, मैं भी लालची, ठीक, आगे देखो। तो डायमंड कैसा है, प्रीसियस है, क्यों, डायमंड क्यों प्रीसियस है, इसके पास लस्टर है, इसके पास अट्रैक्टिवनेस है, इसके पास मेटालिक फॉर्म, गलत बात है, इसके पास हार्डनेस है, इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिखावा करने की पावर है, कैपेबिलिटी है, जो अभी बकवास दुनिया में चल रहा है। आप सुंदर दिखते हो, अच्छे दिखते हो, तो आप डायमंड तो जरूर पहने होंगे, यही गलत फहमी है। अरे भाई, जितना कोयले का कीमत उतना ही डायमंड का कीमत होना चाहिए था, क्योंकि दोनों का पेरेंट फॉर्म क्या है, कार्बन। अब एक टर्म छूट गया, वो देख लो, वो टर्म है एलोट्रॉप का, वो टर्म है एलोट्रॉप। स्पेलिंग देखो भाई, सही है एलोट्रॉप, क्या सही है अगर सही है तो आगे चलते हैं। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स आर और ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंस जिनका की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टी जब सेम हो तो उसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। तो बस दिमाग में एक ही चीज रखो, केमिकल प्रॉपर्टी या सेम केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई ले देना देना नहीं है। जैसे कि ग्रेफाइट कैसा था, सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट का काम भी यूज होता है, ये जो हमारा हार्ड पार्ट होता है ना मशीन के, वहां पे ग्रेफाइट डाला जाता है। ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा था ये एक्सपेरिमेंट करके, कि आपने बोर्ड के अंदर पेंसिल का दोनों साइड का लीव
छील दिया पेंसिल का और बोर्ड के अंदर ऐसे करके अंदर कर दिया। नहीं करना मेरे भाई, शौक लगेगा। 440 वोल्ट का झटका, ठीक है, नहीं करना। डायमंड के केस में आओ, तो डायमंड अट्रैक्टिव था, हार्ड था, ये डल था। तो डायमंड हार्ड है, उसके पास अट्रैक्टिवनेस है, जिसे हम लस्टर बोलते हैं। और डायमंड का सबसे सिक्योरिटी क्या है, वो है उसका हार्डनेस। काफी हार्ड होता है डायमंड। आपने सुना होगा किसी का अगर गट के अंदर डायमंड चला जाए तो पूरा जो गट का लेयर होता है वो फट जाता है, इतना हार्ड होता है। और यही तो कारण है कि डायमंड को यूज करते हैं हम लोग ग्लास को कट करने में, है ना। आर्टिफिशियल डायमंड का, डायमंड को बना सकते हैं हम लोग आर्टिफिशियली, हाई प्रेशर देके। कुछ है वैसे, आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। आ जाओ, अब बकनिस्ट फ्लुएंस के बारे में बात करो। तो ये तीनों आपस में एलोट्रॉप है, क्योंकि आपने, मैं जब बता रहा हूँ तो ये तीनों का प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बट केमिकल प्रॉपर्टी यही है कि आपको अगर चेक करनी है तो आप क्या करो, इसको हीट दे दो। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताऊंगा। जैसे आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन का जो बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है, वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो बॉन्ड मैंने बताया, कंपाउंड नहीं बताया। कार्बन कंपाउंड जो होता है ना, वो काफी वीक होते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोवैलेंट कंपाउंड ही तो वीक होते हैं ना। ठीक है भाई, लेकिन जो एलिमेंटल स्टेट में आया है, एलिमेंटल स्टेट बोले तो आप ऐसे समझो, नॉन पोलर वाला। नॉन पोलर वाला रहेगा जो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। जैसे ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो भाई मानते हैं, डायमंड को देख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। बकनिस्ट फ्लुएंस की बात की जाए तो आई थिंक 1968 समथिंग या 60 के पीरियड में, ये तो मैं श्योर नहीं हूँ, ये हिस्ट्री के टाइप का क्या है। तो उस समय बकनिस्टर फ्लुएंस का जो हमारा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर होने के बाद ये पता चला कि बकनिस्ट फ्लुएंस के फॉर्म में भी हमें कार्बन मिलता है। ये कार्बन का 60 एटम्स होते हैं इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ आपको इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, और मेरे को भी पता नहीं है, मैं खुल के कहता हूँ। बकनिस्ट फ्लुएंस के बारे में कुछ कहीं पे लिखा जोखा ही नहीं है, तो क्या बताऊँ। अब इसको याद समझो कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये सेमी में प्रॉपर्टी शो करता है ग्रेफाइट और डायमंड के। डायमंड हार्ड था, ग्रेफाइट सॉफ्ट था, तो ये मॉडरेट हो सकता है ना। ठीक है। तो ये आपस में एलोट्रॉप्स हैं। अगर आप इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हो, कुछ मत करो, इसको हीट दे दो, बर्न कर दो। बर्न हो गया मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ही करेगा। अब मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कार्बन ऑक्साइड ही बन रहा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है, उसको हम चेक कैसे करेंगे। एक कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू वी कैन चेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज आवर प्रोडक्ट। विद इन 10 सेकेंड आई नीड योर रिप्लाई। 10 सेकेंड बहुत है, जल्दी से कमेंट करो। आ गया कमेंट? आई होप कि आ गया होगा। नहीं आया जी, देखने दो मेरे को कमेंट, अभी तक नहीं आया। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो लाइम टेस्टिंग है ना। अगर क्यू क्लाइम से स्लेक लाइम, स्लेक लाइम से यू लाइम बाइटर से, अरे भाई क्यू क्लाइम से स्लेक लाइम बन जाएगा ना। तो क्या बोलते हो आप, मिल्की टर्न हो जाता है ना। जैसे आप ऐसे समझो, छोड़ो, आप क्यू क्लाइम सोच रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड भैया कैसे होगा, बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2, है ना। ये मिल्की फॉर्म में आ जाता है। हाइड्रोक्साइड से आपने कैल्शियम कार्बोनेट का बना दिया फॉर्मेशन। कैल्शियम कार्बोनेट पूरे सॉल्यूशन को दूध की तरह रंगीन कर देता है ना, सफेद कर देता है। तो ये आपका सबसे बेस्ट टेस्टिंग है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने वाला हूँ, ये इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। हाँ, एक चीज और क्या है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लो। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में मैं बताता हूँ, पहले डायमंड का देख लो। तो डायमंड में टेट्राहेड्रॉन होते हैं, टेट्राहेड्रॉन, हेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये एक कार्बन आइटम ले लो, एक ये 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 कार्बन आइटम ले लो। सिमिलरली यहाँ से आप एक कार्बन ऐसे रखोगे, फिर एक और इधर ऐसे जोड़ोगे, 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 फिर ये आपस में लिंक कर सकते हो। तो 1 2 3, फिर एक और ऐसे चलेगा। यानी ऐसे इसका स्ट्रक्चर चलते चलता है, रुकता नहीं है, ये बनता जाता है, बनता जाता है। कि किसको इसको सेटिस्फाई करना, अपना 4 वैलेंसी को।
है ना। अब ये बॉन्ड नहीं है, ये अपने आप से लिंक कर रहा है, नॉन पोलर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉन पोलर की तरह देखो तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कहीं पर भी कोई फ्री कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एक भी फ्री है क्या, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 4 तो फिल हो गया ना। आप इसको समझो, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलो ये मैं दिखाता हूँ। ये 1 2 3, 1 2, ये वाला कार्बन को देखो, 1 2 3 4, ये कार्बन को देखो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी चारों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल है, वो बच ही नहीं रहा है। और यही तो कारण है कि ये हमारा टेट्राहेड्रॉन का मतलब यही है हमारा, ऐसे आप समझो तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में बोल सकते हो, इसका 4 एजेस होते हैं। और तो और ये क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में होता है, टेट्राहेड्रॉन प्लस क्लोज्ड रिंग। टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर फॉर्म करके रिंग बनाता है, ऐसे मैं बनाते जाऊं तो ये रिंग के फॉर्म में क्लोज कॉम्पैक्टली पैक होता है, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में कहीं पर भी, इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी नहीं है, इसके कारण ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करता। बट ग्रेफाइट के केस में ये हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल रिंग मतलब क्या, आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है। अब ध्यान दो, ये हम लोग ऐसे ही नॉर्मली जोड़ रहे हैं, बीच में लाइन नहीं, ठीक है। ये आपस में देखो तो ये सीट है, एक लेयर की तरफ फॉर्म हो रहा है ना, ये लेयर की तरफ फॉर्म हो रहा है, लेयर की तरफ फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे कार्बन दो तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन 1 2 3, एक एज इसका बच जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए फालतू हो जा रहा है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी। और यही कारण है कि ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब ध्यान दो, एक यहाँ पे टर्म आएगा, दो लेयर, दो कार्बन, दो ग्रेफाइट लेयर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो हो जाएगा बंडर वाला फोर्स, बंडर वाला, बीक बंडर वाला फोर्स। आपको दो पढ़नी है, एक तो डिप्लो डिप्लो और एक बंडर वाला फोर्स, ठीक है। तो दो कार्बन लेयर, सॉरी दो ग्रेफाइट के लेयर के बीच में कौन सा फोर्स, तो बंडर वाला फोर्स, है ना। ये समझ में आ गया, ठीक है। बकमिस्टर फ्लुएंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, आप इतना याद रख सकते हो, इसमें दो रिंग होते हैं, दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो होता है पेंटागोनल और एक होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बोले तो सी मतलब 6 साइड और ये 5 एज, इसका 6 और 5। अब याद रखना कि आपको ये पूछ सकता है कि हमारा जो बकमिस्टर फ्लुएंस है उसके अंदर जो हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो कितने होते हैं। बहुत ही है, मैं कैसे याद करता हूँ, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, इसमें 12 इसमें 5 होते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसके अंदर 20 होते हैं और इसके अंदर 12 होते हैं। तो बस इतना ही आपको पढ़ना था, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी पढ़ना है आपको, वो मैं अभी बताता हूँ वो क्या है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। अभी हम लोगों ने कोई भी कंपाउंड डिस्कस नहीं किया, लेकिन पूरा कार्बन कंपाउंड बिना कंपाउंड की कुछ है ही नहीं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये वीडियो देखो या ना देखो, अगला वीडियो जरूर देखो, है ना। चलो आगे। एक्चुअली ये थोड़ा आई थिंक क्लीन होने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये स्टिक हो जा रहा है बोर्ड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राई करूंगा मैं इसको रिजॉल्व करने का, लेकिन थोड़ा इधर देख लो। ये डेट है 1828 का आई थिंक, ठीक है 1828, 1828 की बात है, एक राजा हुआ करता था गलत सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है केमिस्ट्री केमिस्ट्री में राजा रानी कहाँ से आ गए। देखो तो 1828 की बात है, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो ही नहीं, आगे देखो, देखो 1820 आप 1828 का कहानी सुन लोगे क्या, चलो एक मिनट वेट करो, मेरे को थोड़ा पानी पी लेने दो।